Assalamu alaikum dear students. Nuclear physics lecture number 14. In this lecture we will discuss about theory of direct nuclear reaction. In the previous lectures, lecture number 2 and 3, we discussed about direct nuclear reactions and types of nuclear reactions. तो कंटेंट्स जो हमारे आज के लेक्चर्स के हैं उसमें हम डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं उनको डिफाइन करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पॉइंट्स डिफरेंट उसके लिए जो हम पॉइंट आउट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी क्या है डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस की उसको डिस्कस करेंगे, और डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो किन प्रोसेस में हमें जो है वो इसको हम जो है वो गेन करते हैं, यानी कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, उन सबको फर्दर जो है वो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली। डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास क्या हैं, इनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपने इसको किया है, एक दफ़ा रिवाइज भी आपका हो जाएगा यहाँ पर। द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच इंसिडेंट पार्टिकल डज नॉट कंबाइन विद द टारगेट न्यूक्लियस एज अ होल, ठीक है, एंड इंटरेक्ट ओनली विद द सरफेस और विद सम इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब देखें, डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट के नाम से जाहिर है कि ये जो रिएक्शंस होंगे डायरेक्ट होंगे, इसमें जो कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज वो नहीं है कि डायरेक्ट रिएक्शन होंगे। कोई आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल है जिसको आप सेकंड नेम कहते हैं, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल जो है वो कहते हैं होल जो है वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ कंबाइन नहीं होगा, यानी कि उसके साथ मिक्सअप नहीं होगा होल टारगेट न्यूक्लियस जो आपके पास होगा, लेकिन वो सिर्फ इंटरेक्ट करेगा ओनली विद द सरफेस और सम इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स। यानी कि इसकी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँ तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं डेफिनेशंस को, कि ये आपके पास है इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है, और ये आपके पास है टारगेट न्यूक्लियस। अब इंसिडेंट पार्टिकल आया, अब उसने इसके साथ इंटरेक्ट करना है, तो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, इसको इसकी सरफेस पे, ठीक है, ये टारगेट न्यूक्लियस है, ये आके या तो इसकी सरफेस पे इंटरेक्ट करेगा या फिर इसके किसी भी इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, उनमें से किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा। होल जो है वो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा, जैसा कि हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है कि कंपाउंड न्यूक्लियस आपके पास बनता है, यानी कि पहले आप रिएक्शन करवाते हैं, ए आपके पास, आप ए से डिनोट करते हैं इंसिडेंट पार्टिकल को, प्लस एक्स आपके पास जो है वो टारगेट न्यूक्लियस है। देन यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है जिसको आप सी एन से डिनोट करते थे, ठीक है। उसके बाद फर्दर आपके पास जो है वो रिएक्शंस होता है, वहाँ पर आपको आउटगोइंग पार्टिकल्स मिलता है जिसको आप बी से डिनोट करते हैं, प्लस कोई भी आपके पास एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी गामा रेज या कोई भी पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो ये आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस में आता है कि पहले वो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स आता है, इसमें अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो ये आपके पास अगर सिंपल पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल, ये आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है, तो इसमें वो रिएक्शन होके इस तरह से बनेगा कि वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस तरह से उसके में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में। लेकिन आपके पास जो डायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट रिएक्शंस होंगे, उसमें या तो उसकी सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा या किसी उसके इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स के इंस्टिट्यूएंट्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स, उसमें से किसी के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा। तो फिर आपको जो है वो आंसर उसका जो है वो इक्वेशंस के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, यानी कि बी प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे पास होते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। फर्दर इसको हम देखते हैं, द डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस इज कंप्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, कि इसमें हमारे पास क्या होता है, ये इस तरह के रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस नहीं बनता। अब ये आपने देख लेना है कि जिन रिएक्शंस में हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस नहीं बन रहा है, जिनमें बन रहा है वो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, जिनमें नहीं बन रहा वो हमारे पास डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस है। अब डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस की भी फर्दर कितनी टाइप्स हैं जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। तो उसमें अब नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, द न्यूक्लियाई मेक क्लैंकिंग कॉन्टैक्ट एंड सेपरेट इमीडिएटली व्हेन अंडरगोज इन डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। अब जब भी वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो है ये न्यूक्लियाई क्लैंकिंग कॉन्टैक्ट मीन कि वो उसके साथ आके टकराता है, ठीक है, उसके साथ कॉन्टैक्ट करता है पार्टिकल्स के साथ, जैसे अभी मैंने आपको
एक शेप बना के दिखाया कि ये आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल है, ये आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है, और फिर वो क्या करता है वहाँ से सेपरेट हो जाएगा व्हेन अंडरगोइंग डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, जब हमारे पास डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट देखें डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस का, द प्रोजेक्टाइल में लूज वन और मोर न्यूक्लॉन्स इन डायरेक्ट रिएक्शन, कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है, ठीक है, वो वन या इससे ज़्यादा न्यूक्लॉन्स जो है वो लूज़ करता है। अगर आपको याद हो, ये एक MCQs भी इस तरह से मैंने आपको दिया था कि वो वन या उससे ज़्यादा या आल कितने जो है वो पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लॉन्स जो है वो लूज़ करता है। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लॉन्स जो है वो लूज़ करता है, कब? डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस में। अब वो न्यूक्लॉन्स में से प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें वो न्यूट्रॉन्स जो है वो उनको करेगा लूज, और कुछ में प्रोटॉन्स को करेगा। फिर आपको पता है फर्दर उसकी हमने ट्रांसमिटेशंस पढ़ी थी रिएक्शंस की, कि ये इसमें अगर प्रोटॉन्स को करेगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आपके पास उसकी ट्रांसमिटेशन होगी, और अगर न्यूट्रॉन करेगा, ठीक है, प्रोटॉन करेगा, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इस तरह से डिफरेंट हमने उसकी कैटेगरीज भी पढ़ी। तो ये सारी उसी की थ्योरेटिकली फॉर्म में हमने डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस की थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। द डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस यूजुअली अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियन, ठीक है, उसी की डेफिनेशन से हमने ये उसके पॉइंट्स बना लिए हैं कि एक में वो वन और मोर न्यूक्लॉन्स जो है वो लूज करेगा, दूसरा वो सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस, द फॉलोइंग प्रोसेसेस गिव डायरेक्ट रिएक्शंस, ठीक है, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमें डायरेक्ट रिएक्शन देते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग, इनइलास्टिक स्कैटरिंग, ट्रांसफर न्यूक्लियर रिएक्शंस, नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस, ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। इनको भी यहाँ पे हम जो है वो थ्योरेटिकली बताएंगे किस तरह से ये डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस देते हैं, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं। अगर मैथमेटिकली इसको आप देखना चाहते हैं तो फिर हमारा जो लेक्चर नंबर 2 और 3 है उसमें हमने इसको मैथमेटिकली इक्वेशंस की फॉर्म में विद एग्जांपल्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप इसकी एग्जांपल जो है वो भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो हमारे पास डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस हमें मिलते हैं उसमें उसकी टाइप आप कह सकते हैं, या फर्स्ट पॉइंट जिससे हम न्यूक्लियर रिएक्शन जो है डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो मिलते हैं। द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट न्यूक्लियस स्टे इन देयर ग्राउंड स्टेट ड्यूरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये हमारे पास फर्स्ट है इलास्टिक स्कैटरिंग। तो अब इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल आ रहा है और साथ में जो टारगेट न्यूक्लियस है, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट में, यानी कि एक दूसरे से टकराएंगे तो उनकी जो स्टेट है वो ग्राउंड ही रहेगी, ठीक है, इस रिएक्शंस के दौरान। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होंगे कि जिनको आप पार्टिकल्स को ना तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएं, ठीक है, और ना कंपाउंड न्यूक्लियस बना रहे हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं और उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो ग्राउंड स्टेट में ही मिलते हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होंगे उसको हम इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इनइलास्टिक स्कैटरिंग में हमारे पास क्या होता है, द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट न्यूक्लियस रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट ड्यूरिंग इनइलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखिए दोनों में डिफरेंस भी आ गया यहाँ पे कि उसमें सिंपल आपके पास ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल होता है, आप उसको इंसिडेंट पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस कह सकते हैं, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियर भी कह सकते हैं, ठीक है, वो और टारगेट न्यूक्लियस वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। लेकिन ये इनइलास्टिक में क्या होता है, वो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं ड्यूरिंग इनइलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो ये इन दोनों में डिफरेंस भी आ गया और इनसे हमें ये डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो भी मिलते हैं। फर्दर देखें ट्रांसफर न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ट्रांसफर के नाम से जैसे कि जाहिर है कि कुछ ना कुछ उसका ट्रांसफर होगा, तो उस तरह के जो रिएक्शंस हैं उसको हम ट्रांसफर न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। वन और मोर न्यूक्लॉन्स मूव टू द अदर न्यूक्लियस, ठीक है, कि यानी कि जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल होगा, जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा, उसमें से वन या उससे ज़्यादा, वन और मोर न्यूक्लॉन्स जो होंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो मूव करेंगे टू द अदर न्यूक्लियस जो कि आपके पास टारगेट न्यूक्लियस होगा उसमें। तो ड्यूरिंग ट्रांसफर न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इस तरह का जो आपके पास रिएक्शंस आएंगे वो ट्रांसफर न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे। तो इसके प्रोडक्ट्स में भी इस तरह से चेंज आ सकती है, जब वो उसमें शिफ्ट होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके एटॉमिक मास में चेंज आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा, जो आपके पास इंसिडेंट टारगेट न्यूक्लियस था उससे डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, और सेम भी हो सकता है आइसोटोप्स डिफरेंट होने की वजह से। नेक्स्ट आपके पास है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शंस।
अब नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है? 3 और मोर न्यूक्लियाई और न्यूक्लॉन्स आर इन द फाइनल स्टेट, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 या उससे ज़्यादा जो न्यूक्लॉन्स होते हैं न्यूक्लियाई के, वो फाइनल स्टेट में आपको मिलते हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होंगे उसको आप नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि जो आपके पास अगर आप कोई रिएक्शंस करवा रहे हैं, आप आफ्टर रिएक्शन जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें आपके पास न्यूक्लॉन्स हो, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या ड्यूट्रॉन्स, यानी कि ड्यूट्रॉन्स प्रोटियम ऐसे बनते हैं ना आपके पास, हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स अगर 3 वाला आपको मिल रहा है, 3 न्यूक्लियाई मिल रहे हैं आफ्टर रिएक्शंस फाइनल स्टेट्स में, तो वो जो इस तरह के रिएक्शंस होंगे उसकी इक्वेशन देख के भी आप बता सकते हैं कि वो नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसके बाद है चार्ज एक्सचेंज न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब देखें यहाँ पे जस्ट चार्ज की उन्होंने बात की है, नॉट एटॉमिक मास। अब चार्ज आपको पता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, तो वो चेंज होगा यहाँ पे, उसकी एक्सचेंज होगी, लेकिन एटॉमिक मास की नहीं। द मास नंबर ए इज कॉन्स्टेंट बट चार्ज नंबर जी वेरीज इन चार्ज एक्सचेंज न्यूक्लियर रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल पायोन एक्सचेंज। अब ये देखें, इसमें आपको इसकी एग्जाम्पल एक मैं बताऊं कि ये आपके पास जो है इसके किस तरह से रिएक्शंस आएंगे। वैसे तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे सिंपल अगर हम लिखना चाहें तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम एक्सपोज कर लेते हैं कोई आपके पास ये है इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है। ये आके यहाँ पे आपके पास टारगेट न्यूक्लियस लेट्स सपोज कॉपर है। कॉपर का एटॉमिक मास क्या है? 63 लेट्स सपोज, ठीक है। वैसे एग्जांपल के लिए हम कर रहे हैं 63 है, तो एटॉमिक नंबर इसका चार्ज नंबर 30 या 31 ले लें, आप 30 ले लें। जब ये इसके साथ रिएक्शन होगा, इसका डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस का, ये इंसिडेंट पार्टिकल जिसके साथ आके टकराएगा, अब ये इंसिडेंट पार्टिकल कोई भी आपके पास हो सकता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? कहते चार्ज नंबर चेंज होगा लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि कॉपर का यहाँ पे एटॉमिक मास 63 ही रहेगा, लेकिन उसका जो यहाँ पे लिखें कॉपर 63 और ये आपके पास बन जाएगा लेट्स सपोज यहाँ पे 29 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास हाइड्रोजन है 11, तो यहाँ पे आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल्स में, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? इसको इक्वेशंस को वैसे ही हमने लिखा है जनरली, इसको आपने बैलेंस कर लेना, देख लेना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यानी कि ये चीज़ जो आपके पास अपर साइड में आपके पास एटॉमिक मास उसका आएगा वो सेम रहेगा, लेकिन ये जो है वो -1 हो जाएगा। यानी कि आप सिंपल आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जी -1 या जो भी आपके पास इक्वेशंस में बन रहा है कि वो एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है वो एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा ये इसकी एग्जांपल्स है इसको पाइंस आर द एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स का नेम है, उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे हों, तो उसको हम इस तरह से बोलते हैं जिसमें उनकी आपस में एक्सचेंज हो जाए, लेकिन टोटल जो होल उसका एटॉमिक मास है वो चेंज नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मल्टी स्टेप प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब देखें मल्टी स्टेप न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होगा? एक आपके पास जो स्टार्टिंग वाला रिएक्शन होगा, रिएक्शन स्टार्ट करवाना है, इंसिडेंट पार्टिकल आया किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के साथ टकराया है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो किसी भी जितने भी हमने रिएक्शन पढ़े उनमें से कोई भी हो सकता है,
उसके बाद आपको फाइनल स्टेज मिलती है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेप्स में जो जाके कवर हो। इस तरह की एक हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स भी की थी एक रिएक्शन में, तो उस तरह के जो रिएक्शन हैं वहाँ पे भी आपको न्यूक्लियर रिएक्शन जो मिलते हैं। अब उनमें आप पढ़ें पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। द न्यूक्लियर रिएक्शंस इन विच इंसिडेंट न्यूक्लियॉन्स collects a second one from the target nucleus to form a deuteron is called pickup nuclear reaction। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है, इंसिडेंट न्यूक्लियन वो कलेक्ट करेगा एक और टारगेट न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियॉन्स को, तो फिर वो एक ड्यूट्रॉन बना देगा। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसको आप पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोटॉन ड्यूट्रॉन रिएक्शन, तो यहाँ पे ये देखें, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया होगा कि ये जो हमें आफ्टर रिएक्शन जो मिलता है वो होता है आपके पास, और ये आपके पास जो इंसिडेंट पार्टिकल में होता है वो आपके पास होता है। यानी कि यहाँ पे अगर इंसिडेंट पार्टिकल में आपके पास प्रोटॉन है तो वो आया, उसने एक और प्रोटॉन जो है वहाँ से टारगेट न्यूक्लियस से एक लिया, कलेक्ट किया, तो आपके पास आफ्टर रिएक्शन जो है वो ड्यूट्रॉन मिला, ठीक है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होंगे वो हमारे पास पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, यानी कि प्रोटॉन ड्यूट्रॉन रिएक्शंस भी आप इसको कह सकते हैं, उसमें भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद है स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है? द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच इंसिडेंट न्यूट्रॉन और अदर लाइट न्यूक्लियस लीव्स वन और मोर ऑफ इट्स न्यूक्लॉन्स इन द टारगेट न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि इसमें आपके पास ड्यूट्रॉन आता है लेकिन वो एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लॉन्स को टारगेट न्यूक्लियस के साथ जो है वो लीव करते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि उसके ऑपोजिट आप कह लें पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस के। यहाँ पे आपके पास ड्यूट्रॉन आ रहा है, वहाँ पे आपके पास प्रोटॉन आ रहा है, तो आफ्टर रिएक्शन आपको ड्यूट्रॉन मिल रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन आ रहा है, ड्यूट्रॉन आ रहा है और आपको प्रोटॉन मिल रहा है। तो इसको अगर हम ऑपोजिट लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ड्यूट्रॉन प्रोटॉन रिएक्शन। ट्रांसम्यूटेशन हमने पढ़ी है ना, 4 ट्रांसम्यूटेशन, तो उनमें ये हमने जो है इनको स्टडी किया हो, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है इसकी एग्जांपल स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस की। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस के। डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस में कितनी प्रोबेबिलिटी होती है उस रिएक्शंस के में, तो उसको हम देखते हैं और उसका फार्मूला जो है किस तरह से हम उसको लेके इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं किसी भी रिएक्शंस के होने की। इन डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस ओनली वन और फ्यू न्यूक्लियॉन्स ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस टेक पार्ट इन द रिएक्शन व्हाइल अदर न्यूक्लियॉन्स आर जस्ट सेपरेटेड, ठीक है। लेकिन कंपाउंड न्यूक्लियस में क्या होता है कि पूरा का पूरा होल जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल होता है वो कंपाउंड न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एक न्यू कंपाउंड बना देता है न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक या कुछ न्यूक्लियॉन्स जो है वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी सरफेस के साथ आके टकराते हैं, या उसके एक किसी कुछ उसका जो पार्ट है कुछ न्यूक्लियॉन्स उसके साथ इंटरेक्ट करके जो है वो बनाते हैं, बाकी जो है वो सेपरेट रहते हैं, ठीक है। द इंसिडेंट पार्टिकल्स इंटरेक्ट्स विद दोज न्यूक्लियॉन्स विच आर एट द सरफेस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, जो सरफेस के ज़्यादा क्लोज होते हैं या सरफेस के ऊपर होंगे, उसके साथ जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल्स जो है वो इंटरेक्ट करेंगे उसके न्यूक्लियस, यानी कि उसके न्यूक्लियॉन्स जो इंसिडेंट पार्टिकल्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो उसके साथ सरफेस के साथ जो है वो टारगेट न्यूक्लियस के इंटरेक्ट करेंगे। दैट इज़ वाई डायरेक्ट रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरियल रिएक्शंस। अब ये पेरिफेरियल रिएक्शंस का मतलब ये है कि जो उसकी सरफेस के ऊपर रिएक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम अगर आपको ये क्वेश्चंस भी आ जाए कि वाई डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस इज कॉल्ड पेरिफेरियल न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो ये सिर्फ उसके जो इंसिडेंट पार्टिकल्स होता है वो उसकी सरफेस के साथ आके जो है वो इंटरेक्ट करता है ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, इस वजह से उसको हम पेरिफेरियल न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। द इंसिडेंट पार्टिकल में अंडरगो थ्रू एनी रिएक्शन लाइक कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन। अब इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है, वो किसी तरह से भी रिएक्ट कर सकता है, दोनों तरह से रिएक्शंस हमें मिलते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस भी और डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस भी, लेकिन उस दोनों तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन हम लोगों ने जो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसकी टाइप्स पढ़ी हैं कि इस तरह से अगर हमारे पास रिएक्शंस में आ रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें हमें मिल रही हैं या इस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसमें हमें डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन मिलेंगे। कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन में हमें मोस्टली उसका जो है वो कंपाउंड मिलता है न्यूक्लियस का, यानी कि जिसमें वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इंसिडेंट पार्टिकल इज गिवन एज।
अब आप लोगों को पता है कि जब भी पार्टिकल जो है वो मूव करता है उसके साथ एक वेवलेंथ जो है वो एसोसिएट होती है, ठीक है। डी ब्रोगली ने जो वेवलेंथ फाइंड आउट की थी पार्टिकल वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी उस पार्टिकल्स की बताया था उसने कि जो आपके पास वेव होती है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज अ वेव पार्टिकल नेचर भी है उसकी और वेव नेचर भी है, ठीक है। अब वो वेवलेंथ जो है एसोसिएट होगी उस वेव के साथ, तो डी ब्रोगली ने जो फाइंड आउट की थी इक्वेशंस वो हमारे पास थी लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब यहाँ पे फिर उसने बताया कि उसकी वेवलेंथ जो है जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसके साथ एसोसिएटेड वो किसके इक्वल होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये किस तरह से आई। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास मोमेंटम जो है क्लासिकली जो हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा है वो किसके इक्वल होता है, p इज इक्वल टू mv, ठीक है। अगर हमें चाहिए यहाँ पे अगर हम इसका स्केयर ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा p स्केयर विच इज इक्वल टू m स्केयर इंटू v स्केयर। और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास होगी 1/2 mv स्केयर। ये पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ आपको। ये इक्वेशंस किस तरह से डायरेक्टली हमने लिख ली है, अगर आपको ये भूल भी जाए तो किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हम mv स्केयर एक साइड पे कर लें, आपके पास ये आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू mv स्केयर। अब इसको मोमेंटम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, या सिंपली आप कह सकते हैं दोनों साइड्स पे आप इसके एक जो है मैथमेटिकली रूल जो है वो अप्लाई करेंगे कि दोनों तरफ अगर एक तरफ करेंगे दूसरी साइड पे भी करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2m। सेकंड आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड किया m से, या फिर आप कह सकते हैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। अगर आप डिवाइड भी करते हैं इस साइड पे तो ये दूसरी साइड पे जाके अगर इस साइड पे डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू m स्केयर इंटू v स्केयर। तो ये आपके पास आ गया p स्केयर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ से आप इसका आपको जस्ट मोमेंटम की वैल्यू चाहिए p की, तो उसको आप कैलकुलेट कर लें स्क्वायर रूट लेके, तो ये आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट मैंने लिखी है कि जो वेव एसोसिएट करेगी इंसिडेंट पार्टिकल के साथ तो उसमें वेवलेंथ उसकी क्या होगी विच इज इक्वल टू h/2m काइनेटिक एनर्जी। चलो नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्रोबेबिलिटी का। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इंसिडेंट पार्टिकल इज लार्ज एट लो एनर्जी एंड मैनी न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस विल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि इक्वेशन से भी आप देखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँ लास्ट टाइम जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसमें क्या है, ये लैम्डा इज इक्वल टू h बाय काइनेटिक एनर्जी। is large wavelength associated with the incident particle is large at low energy, ठीक है। क्योंकि ये देखें आप यहाँ पे ऑपोजिट इनका रिलेशन है, एक चीज़ अगर इंक्रीज करेगी तो दूसरी जो है वो डिक्रीज होगी। एंड मैनी न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस विल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, अगर उसकी जो है
एनर्जी लो होगी और उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो फिर वो कहते हैं कि जो हमारे पास टारगेट जो न्यूक्लियस होंगे वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। एज अ रिजल्ट, अब इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी फॉर डायरेक्ट रिएक्शन इज लेस। इस तरह से डायरेक्ट रिएक्शंस की प्रोबेबिलिटी कम होगी। क्यों कम होगी, आप लोगों ने देखा कि डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग कहते हैं कि वो उसकी सरफेस के साथ टकराता है या उसका कुछ पोर्शन जो है, कुछ न्यूक्लियस जो हैं वो उसके साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो होल जो है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर वो होल कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो टारगेट न्यूक्लियस तो वो आपके पास बन जाएगा कंपाउंड न्यूक्लियस। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए कि उसकी एनर्जी लो हो और उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो और नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो हैं वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर वो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है कि वो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस हो, क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वो कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल विल बी स्मॉल एट हाई एनर्जी। ठीक है, अपोजिट उसी इक्वेशंस को देखते हुए आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं, इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इक्वेशंस पता है तो आप इक्वेशन से ये उनसे जो है वो रिजल्ट्स, आप जो इक्वेशन शो कर रही है उसको देखते हुए आप ये रिजल्ट्स लिखते हैं। एंड फ्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियस टेक पार्ट इन द रिएक्शन सो दैट प्रोबेबिलिटी फॉर डायरेक्ट रिएक्शन इज लार्ज। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम उसके साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे, तो इस तरह के जो रिएक्शन है उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी हमारे पास डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस की। अब यहाँ पे एग्जांपल इसकी देखें। फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 4 फेम्टोमीटर। ठीक है, अगर आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू 4 फेम्टोमीटर है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हेंस प्रोबेबिलिटी फॉर डायरेक्ट रिएक्शन इज लेस। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी फॉर डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो लेस होगी। सेकंड, आप इसको कैलकुलेट करके भी जो है वो कर सकते हैं। On the other hand, if kinetic energy is 20 mega electron volt, value of lambda is 1 femtometer, hence probability for direct reaction is very large. इसके लिए यहाँ पे एक छोटी सी असाइनमेंट भी आपको मैं कह सकती हूँ कि आप इसके लिए करें कि इस तरह से रिएक्शन सोल्व करके वैल्यूज़ लेके उसको चेक करके देख सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी कम या ज़्यादा है। और सिंपली हम मैथमेटिकली अगर उसको देखें तो आप इक्वेशन से बता सकते हैं। आपको पता है ऑटोमेटिकली अगर एक चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका रिलेशन क्या होता है, और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसका मतलब यही होता है कि एक चीज़ अगर इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी जो है वो डिक्रीज़ करती है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन आप बता सकते हैं कि जब लो एनर्जी होगी तब उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, और अगर हाई एनर्जी होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी डायरेक्ट रिएक्शन की। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने थ्योरी ऑफ डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिस्कस किया, और इसको आप प्रीवियस लेक्चर्स के साथ कंपेयर करके भी तैयार कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर दें, कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।